दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए जितनी सरगर्मी दिखनी चाहिए, जो तेजी दिखनी चाहिए, जिस प्रकार का जज्बा दिखना चाहिए, उस जज्बे का अभाव भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रहा है, यानी एनडीए गठबंधन में भी दिख रहा है और इंडिया गठबंधन में भी दिख रहा है। और वोटर के मिजाज की बात यदि करें, इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं के मिजाज की बात करें, उसमें भी अभी लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उत्साह की कमी राजनीतिक दलों से लेकर वोटर्स तक क्या किसी बड़े बदलाव का संकेत है? आज 4 राज्यों के सहारे उसे आंकने की कोशिश करते हैं। जी हां, वो 4 राज्य जिन 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, इन चारों की रणनीतियों ने, इन चारों के कुशल प्रबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ब्रांडिंग ने, जुमलों की कार्यशाला ने वोटर्स के मन मिजाज पर 2014 और 19 में ऐसा असर डाला कि इन 4 राज्यों की 77 सीटों को यदि 2019 से देखने की कोशिश करें तो 77 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली और उन 70 में से भी एनडीए के सहयोगी दलों को 2 ही सीटें मिली, बीजेपी को 68 सीटें मिली। और आज हालात ये है कि कहीं राजपूत नाराज है तो कहीं किसान नाराज है, कहीं महिला पहलवान नाराज है, कहीं एमएसपी गारंटी की मांग है, तो कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है, तो कहीं डीके शिव कुमार की गारंटी का असर है, कहीं सिद्धारमैया के अहिंदा समीकरण का असर है। और ये 4 राज्य आर्थिक रूप से भी इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं। नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में इन 4 राज्यों से बनाए गए नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। और इन 4 राज्यों के बारे में नरेंद्र मोदी के मुंह से जो शब्द आपने अलग अलग मौकों पर सुने होंगे, उन सब को एक एक कर यदि हम कहना शुरू करें तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी इन्हीं राज्यों में से एक जगह किया गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मां गुजराती थी, यह विशद ऐतिहासिक ज्ञान इस देश में आधुनिक इतिहासकार बने नरेंद्र मोदी ने इन्हीं राज्यों में से कहीं दिया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी की ताजपोशी भी इन्हीं 4 राज्यों में से एक में हुई थी। और एक में तो एक ऐसे मुख्यमंत्री काबिज हैं जो अपनी मूल पार्टी को छोड़कर इसलिए आ गए क्योंकि उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और आरोप यहां तक लगा रहे थे, अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के बॉडी डबल उनके साथ चलते हैं। जी हां, मैं एक एक कर आपके सामने ला रहा हूं कि 68 सीटें भाजपा की और 70 सीटें एनडीए की, कुल 77 सीटों में से जो आई, वहां कैसे कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन की बात मैं नहीं करूंगा, यहां बात कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी ने, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कैसे राजपूतों की नाराजगी ने और कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे ने इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा। नाक में दम बीजेपी के ही नहीं हुआ है, नाक में दम आरएसएस के भी हो रखा है। शुरुआत असम से करते हैं। 14 लोकसभा सीटें हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी की और केवल 1 कांग्रेस की है। और वैसे इन 77 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी के पास केवल 2 सीटें हैं। 2 सीटें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है और बीजेपी के पास 68 सीटें, मैंने आपको बताया, गठबंधन के को मिलाकर 70 सीटें। और 2 सीटों से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में यदि आज की परिस्थितियों पर गौर करें तो 40 से 45 सीटों तक पहुंचने के हालात में तो पहुंच ही गई है। असम से शुरुआत कर रहे हैं तो असम की ही बात कर लेते हैं। 14 लोकसभा सीटों में से 9 भाजपा की और 1 गौरव गोगोई जीत कर आए थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो उत्साह दिख रहा था, जो मोमेंटम बना हुआ था,
और जिस प्रकार से उन्होंने बागान मजदूरों से लेकर पूर्वोत्तर की संस्कृति, मणिपुर का मुद्दा, पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा, अहोम कल्चर का मुद्दा जिस प्रकार से उन्होंने उठाया, उसको लेकर नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्व शर्मा के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी शाह की चाणक्य नीति के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब तब दिया जाता है, उम्मीद तब बंधाई जाती है जब आप सत्ता की आशा जगा रहे हो, अपनी कार्य योजना जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हो। लेकिन असम में 8 सालों से काबिज है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में 10 सालों से काबिज है, तो डबल एंटी इनकम्बेंसी। और इस डबल एंटी इनकम्बेंसी के दौर में लोगों का गिरता हुआ रहन सहन का स्तर, लोगों की गिरती हुई प्रति व्यक्ति आय, लोगों की गिरती हुई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच, लोगों के बीच एस्पिरेशंस का, आकांक्षाओं का मर जाना। कम से कम पूर्वोत्तर जैसे लोग, जहां का मिजाज जीवंत होता है, जहां की संस्कृति बेहद खूबसूरत मानी जाती है और जहां की संस्कृति हिंदुस्तान के कल्चर में एक विविधता का इस प्रकार का समावेश करती है, जिस समावेश से, जिस विविधता से हमारे आपके प्लेट में सुबह सुबह चाय भी पहुंचती है, तो बेंत की कुर्सियां भी हमारे आपके लॉन में पहुंचती है। ये असम है। और असम की सियासत को समझने के लिए बारपेटा और गुवाहाटी से ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि असम की सियासत को कोकराझार से लेकर तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से, बोडोलैंड से और माजोली आइलैंड से भी समझने की कोशिश कीजिए, तो साफ जाहिर होता है कि असम में एक चीफ मिनिस्टर को सुपर सीएम जैसा, पूर्वोत्तर के सुपर सीएम जैसा दर्जा देकर ना सिर्फ असम के पड़ोसी 7 सिस्टर्स को भी भारतीय जनता पार्टी ने नाराज किया, बल्कि असम के अंदर भी सत्ता ने जिस प्रकार से सत्ता का संचालन किया, सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने, राहुल गांधी ने जो बुनियाद बिछाई, आम जनता के मुद्दे जब जो अंदर ही अंदर उबल रहे थे, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सामने आए, तो उस न्याय यात्रा के बाद बदले हुए हालात में असम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या 9 सीटें फिर दे पाएगा? सीएए की भी बात है, एनपीआर की भी बात है और एनआरसी की भी बात है। इसी असम में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम भी हटा दिया गया था। उन्हें भी नागरिक मानने से पहली लिस्ट जो आई थी, कई लोग आपत्ति कर रहे थे, उनके परिवार का ही नाम नहीं था। बाद में जब बावेला मचा, तब जाकर के उस लिस्ट को दुरुस्त किया गया, एनआरसी वाली लिस्ट को, और 19 लाख से घटा करके उस लिस्ट में जो वर्क परमिट पर काम करने वाले बाहरी हैं, उन्हें 6 लाख तक लाया गया। अभी और कितना नीचे जाएगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी की ताजपोशी हो गई, लेकिन वो किसके नायब है? नरेंद्र मोदी के नायब है, भारतीय जनता पार्टी के नायब है, अमित शाह के नायब है, या हरियाणा की आम जनता के नायब है? चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जब सड़क में इतनी अद्भुत तकनीक भारतीय जनता पार्टी के पास है कि लोगों को खेत में धान की फसल अच्छी हो, इसके लिए यूरिया डीएपी बहुत डालनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है। बिना सिंचाई के सड़क में लोहे की कील कैसे उग गई थी, और उस कील के बीज कहां मिलते हैं, किस दुकान में? लोग पूछ रहे हैं हरियाणा में। किसानों को रोकने के लिए सड़क में कील कैसे निकल गई थी? कौन सा ट्रैक्टर चला था उस पर? कौन सी खुदाई हुई थी? किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग, स्वामीनाथन फॉर्मूला, महिला पहलवानों की अस्मिता का मुद्दा, और इन सब के बीच अग्निवीर की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसीज का नहीं आना, पेपर लीक का मुद्दा जो अलग अलग राज्यों में चल रहा है। हरियाणा जो हिंदी भाषी राज्यों में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में पूर्ण राज्यों में सबसे ऊपर है, उस राज्य को बरगलाया नहीं जा सकता। उस राज्य को चुनावी हिंदुत्व की भट्टी में नहीं झोंका जा सकता। 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार हालात यह है कि गुड़गांव फरीदाबाद के आगे भारतीय जनता पार्टी की जमीन कहां है, और क्या फरीदाबाद भी खिसक जाएगी? यह सवाल हरियाणा पूछ रहा है। यह सवाल हरियाणा पूछ रहा है कि 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने, यानी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस चुनावी हिंदुत्व ने हरियाणा को क्या दिया? हरियाणा को एक राज्य के तौर पर मानने से ज्यादा इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि कृषि भी है,
तो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास भी है, उम्मीदों के सहारे विचरण करने वाला मिडिल क्लास। और इस हरियाणा में सामुदायिक अस्मिता की राजनीति भी है, और सामुदायिक अस्मिता की राजनीति, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास यानी आकांक्षी मिडिल क्लास और आकांक्षी मध्य वर्ग और किसान, महिला सम्मान, इन सब मुद्दों को दरकिनार कर, यूं कहें मुद्दों को रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ी, क्या अब आगे बढ़ने की स्थिति में है? देखते हैं क्या होता है। बड़ी बात यह है कि 2 राज्यों की मैंने आपसे बात की, 2 और राज्यों की बात आज करूंगा, और अलग अलग राज्यों की चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। जो 2014 और 19 में आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर एक उम्मीदों की किरण, उम्मीदों का खुला आसमान जनता ने देखा था, आज नरेंद्र मोदी उम्मीद नजर नहीं आ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी चुनाव में कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, फैक्टर अभी भी है, बहुत बड़े फैक्टर नहीं है 14-19 की तरह। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है स्वाभाविक रूप से वो एक फैक्टर होता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी चुनाव में एक फैक्टर है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब वोटर्स का मिजाज बदल देंगे, ये स्थिति इस देश में नहीं है। अब जनता अपने मुद्दों पर वापस आ गई है। किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, एसएससी की वैकेंसी का मुद्दा, बैंकिंग की वैकेंसी का मुद्दा, रेलवे एनटीपीसी का मुद्दा, आर्मी और अर्धसैनिक बलों का मुद्दा, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा, सारे मुद्दे, SC ST एक्ट का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, आदिवासी अस्मिता और पेशा कानून का मुद्दा, सब कुछ अब जनता उठाने जा रही है। महंगाई तो है ही, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यह नारा आपने सुना होगा 2013-14 में। और उस नारे के बाद आज महंगाई कहां है, यह हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब क्या नरेंद्र मोदी महंगाई से कंट्रोल की बात करें तो जनता यह सुनकर हंसेगी, या जनता उस चौराहे को ढूंढेगी जिस चौराहे की बात नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के वक्त कही थी। बात राजस्थान की भी कर ही लेते हैं। 25 लोकसभा सीटें, 24 भाजपा की और 1 उनके सहयोगी दल के हनुमान बेनीवाल की। अब हनुमान बेनीवाल साथ नहीं है। अब वो सिर्फ उठौल जो 2019 में कांग्रेस के अंदर थी, सत्ता के सहारे आई सिर्फ उठौल, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद, जिसने 25 लोकसभा सीटों में 25-0 से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था, आज वो सिर्फ उठौल की स्थिति, ऊपर से भले ही ना दिखे अंदर खाने बीजेपी में है। वसुंधरा राजे सबसे बड़ी नेता राजस्थान की, वो मुख्यमंत्री नहीं है, और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है। कितने दिनों के लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं है, और नरेंद्र मोदी उन्हें मुख्यमंत्री अब भविष्य में भी नहीं बनाएंगे, यह बात उनके समर्थकों को पता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से फील्डिंग सजाई है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों जिस ढंग से अपना स्कोर दिल्ली दरबार में बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा जिता कर ले जाता है, और वसुंधरा राजे की नाराजगी का फायदा उठाने में भी कांग्रेस लगी हुई है, तो उस हालात में तरह तरह की फुटेज आपको देखने को मिलेगी। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी चुनाव प्रचार कर रही है, जो सरकारी अधिकारी हैं, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं, कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की है। फुटेज सामने आ गया, फुटेज आते रहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां बड़ा मुद्दा है, जो अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दिया था। तो फुटेज से वहां की सियासत नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासत, पधारो मारे देश का नारा लगाने वाले उस खूबसूरत राज्य की सियासत राज्य की अस्मिता के साथ चलती है, मुद्दों के साथ चलने जा रही है। बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं। कर्नाटक के हालात पर यदि आप नजर डालें, 26-2, 28 में 26 सीटें भाजपा प्लस की, और उन 26 में 25 सीट अकेले भाजपा की, 1 निर्दलीय की जो भाजपा के सहयोग से थे, 1 कांग्रेस की और 1 जेडीएस की। आज क्या हालात है? उस वक्त बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव था, आज नैरेटिव सिद्धारमैया के पक्ष में है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पक्ष में है, और आज डीके शिवकुमार का प्रबंधन है, जो अमित शाह के प्रबंधन पर कम से कम कर्नाटक के मामले में ज्यादा भारी है। उत्तर कर्नाटका की बात करें, मैसूर रीजन की बात करें, हैदराबाद कर्नाटक की बात करें, कोस्टल कर्नाटका की बात करें, ग्रेटर बेंगलुरु की बात करें, कहीं की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों पर वहां खरी नहीं उतरी है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपसी सिर्फ उठौल भी है,
चुनाव के दरमियान कितने कैंडिडेट को किस कैडर का सहयोग मिल रहा है, यह भी मुद्दा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी मजबूत तैयारी भी है। तो क्या 28 में 26 सीटें फिर हासिल हो पाएंगी? उम्मीदें कम लगती है। उम्मीदें तो सिंगल डिजिट में पहुंचने की है, एक अंक में पहुंचने की है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव वहां लड़ रही है इन चारों राज्यों में, इन चारों राज्यों के हालात एक उस दौर में जब जनता के मुद्दे हावी हो रहे हो, उस दौर में जब नरेंद्र मोदी किसी मैजिक का नाम नहीं हो, किसी चमत्कार का नाम नहीं रह गए हो, और इन सब से आगे वही कर्नाटक, वही राजस्थान, वही हरियाणा और खासकर वही असम जिसने राहुल गांधी के प्रति एक जबरदस्त उत्साह दिखाया, इन चारों राज्यों में अब चुनावी रूप से क्या वो उत्साह नतीजे में बदलेगा? इंतजार करना होगा। यदि वो उत्साह नतीजे में बदला तो मोदी शाह की गुजरात वापसी तय है, झोला उठना तय है। और इन सब से आगे बढ़कर हिंदुस्तान की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलना भी तय है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा उसकी पल पल की अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।